नमस्कार बच्चों। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत आज मैं डॉक्टर रेणु राय, प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज बड़ौदा हिंदवान हापुड़ से आज आपको भूगोल विषय में प्राकृतिक वनस्पति पाठ को समझाने की कोशिश करूंगी। आइए पाठ को शुरू करने से पहले ये समझते हैं कि पाठ को पढ़ने का हमारा क्या उद्देश्य है। पहला, प्राकृतिक वनस्पति की परिभाषा जान सकेंगे। भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वनों के बारे में जानेंगे और इसके साथ साथ इन वनों की विभिन्न विशेषताओं को जानेंगे और ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। भारत में विभिन्न प्रकार के वनों का जो वितरण है उसको आप मानचित्र पर कर सकेंगे। साथ ही साथ वन संरक्षण, वन नीति और सामाजिक मानकी के बारे में जानेंगे। संरक्षण हेतु जीव मंडल निचय व भारत में विद्यमान विभिन्न जीव मंडल निचयों के बारे में भी जानेंगे। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति आखिर किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय पौधा समूह से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है और इसकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती हैं। वनों के प्रकार प्रमुख वनस्पति प्रकार तथा जलवायु परिस्थिति के आधार पर वनों को हम इन प्रकारों में बांट सकते हैं। ये कुल 5 प्रकार हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्धसदाबहार वन, जिनको हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। दूसरा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तीसरा, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। चौथा, पर्वतीय वन या जिसे माउंटेन वन कहा जाता है। और सबसे आखिरी में वेलांचली व अनूप वन, जिसे हम अंग्रेजी में लिटोरल व स्वैम्प फॉरेस्ट कहते हैं। आइए सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वनों की विशेषताओं को समझते हैं। ये कैसे प्रदेशों में पाए जाते हैं? उष्ण व आर्द्र प्रदेशों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और यहाँ पर तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। साथ ही साथ ये वन सघन और पत्तों वाले होते हैं और वर्ष भर हरे भरे होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन पेड़ों में जो पत्ते झड़ने का समय या फल और फूल लगने का समय जो है वो अलग अलग होता है। इसलिए यहाँ पर वर्ष भर ये जो पेड़ होते हैं ये हरे भरे नजर आते हैं और यही कारण है कि इन्हें हम सदाबहार वन कहते हैं। इन वनों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर से भी अधिक होती है। अगर वितरण देखें भारत में तो पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्व क्षेत्र की पहाड़ियां, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मुख्यतः ये वन पाए जाते हैं। और जो मुख्य वृक्ष प्रजातियां यहाँ पर मिलती हैं वो है रोजवुड, महोगनी, एनी और एबनी। अर्ध सदाबहार वन ये कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं और ये वन सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं, एक मिक्स्ड फॉर्म में है ये। और इनमें पाए जाने वाली जो मुख्य प्रजातियां हैं वो है साइडर, होलक और कैट। इसके बाद आइए एक बार इसका वितरण समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने मैप में देखा, ये डार्क ग्रीन कलर जो गाढ़े हरे रंग का है ये आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या जिसकी हम बात कर रहे हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन का वितरण है। यहाँ पर और ये वाले भारत के भागों में हमें ये वन दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में ये वन बहुतायत पाए जाते हैं। इन्हें हम मानसूनी वन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है और जल उपलब्धता के आधार पर हम इन वनों को 2 भागों में बांटते हैं, जो है आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। आइए अब इन वनों का एक डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। जो ये लाइट ग्रीन कलर है, यहाँ पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा, इन पूरे इलाकों में आपको ये पर्णपाती वन मिलते हैं। अब ये जो पर्णपाती वन के 2 प्रकार जो अभी आपने जाना था कि आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती, इनके अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। आर्द्र पर्णपाती वनों में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, वहीं शुष्क पर्णपाती में
70 से 100 सेंटीमीटर तक। वितरण की यदि बात करें तो आर्द्र पर्णपाती वन उत्तर पूर्व राज्य, हिमालय के गिरिपथ, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल और ओडिशा, जैसा कि अभी आपने मानचित्र में देखा था। वहीं शुष्क पर्णपाती प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भाग और उत्तर प्रदेश व बिहार में पाए जाते हैं। मुख्य पेड़ों की अगर बात करें तो इनमें सागवान, साल, शीशम, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम व चंदन पाए जाते हैं। और शुष्क पर्णपाती वनों में मुख्यतः तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल, खैर और ऑक्सेलवुड पाया जाता है। अब हम बात करते हैं अपने जो अगला प्रकार है वनों का, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है, कांटेदार वन। यहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है और अधिकतर घास एवं झाड़ियां मिलती हैं। पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्ण रहित रहते हैं और झाड़ियों जैसे लगते हैं। तो यहाँ पर मुख्य प्रजातियां कौन कौन सी मिल रही हैं? बबूर, बेर, खजूर, नीम, खेजड़ी और पलाश। और जो क्षेत्र हैं इन वनों के वो हैं दक्षिण पश्चिम बंगाल, दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्र। इनका वितरण यदि आप देखना चाहें मैप में तो ये जो भाग हैं जो पीले रंग से दिखाए गए हैं आपको, ये यहाँ पर आपको थॉर्न फॉरेस्ट या कांटेदार वन प्राप्त होते हैं। आइए अब बात करते हैं पर्वतीय वनों की। इन वनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन, और इन्हें अंग्रेजी में हम माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं। पहले समझते हैं उत्तरी पर्वतीय वनों को। हिमालय के गिरिपथ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं और जो इनकी विशेषताएं या इनमें जो पेड़ों के प्रकार मिलते हैं वो हाइट के अकॉर्डिंग, यानी जो इनकी ऊंचाई है उसके अकॉर्डिंग अनुसार अलग अलग पेड़ हमें प्राप्त होते हैं। तो आइए समझते हैं। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आपको आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलते हैं। वहीं 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले वन जैसे चीड़ के वन प्राप्त होते हैं। 2225 मीटर से 3048 मीटर की ऊंचाई पर ब्लू पाइन और स्प्रूस मिलते हैं और 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर, फर, जूनिपर, पाइन, बर्च इस तरह के पेड़ मिलते हैं। इसके साथ साथ देवदार, चिलान और वालन के वृक्ष भी इस प्रकार के वनों में दिखाई पड़ते हैं। अब बात करते हैं दक्षिणी पर्वतीय वनों की। प्रायद्वीप के 3 भागों यानी कि पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी की श्रृंखलाओं में ये वन अधिकतर पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति मिलती है और वहीं इसमें जो निचले क्षेत्र हैं इसमें आपको उपोष्ण कटिबंधीय वन दिखाई देते हैं। कुछ राज्य जिसमें इन प्रकार के वन दिखाई पड़ते हैं वो है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ क्षेत्र। इसके साथ साथ नीलगिरी, अन्नामलाई और पालिनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन हैं उनको एक अलग टर्म दिया गया है, उनको हम कहते हैं शोलास। तो ये आपको याद रखना है बच्चों कि इन्हें हम शोलास कहते हैं। और जो वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं उनमें मुख्यतः है मैग्नोलिया, लैरल, सिंकोना, वैटल। इसके साथ साथ इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ सतपुड़ा और जो मैकॉल की श्रेणियां हैं उनमें भी दक्षिण पर्वतीय वन दिखाई पड़ते हैं। ये पर्वतीय वनों का वितरण है। आप अगर इस मैप में देखना चाहें तो माउंटेन फॉरेस्ट जो है वो यहाँ पर हिमालय के क्षेत्र और यहाँ नॉर्थ ईस्ट में आपको इन क्षेत्रों में दिखाई पड़ते हैं पर्वतीय वन। उसके बाद हम जो आखिरी प्रकार है वनों का उसकी बात करेंगे, वेलांचली व अनूप वन, जिसको हम लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट बोलते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र व अनूप वन हैं जिसमें 70% भाग पर हम चावल की खेती करते हैं। इसके साथ साथ 39 लाख हेक्टेयर भूमि में ये आर्द्र वन पाए जाते हैं। ओडिशा में चिल्का और भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के अधिवेशन के अंतर्गत रक्षित जल कुक्कुट आवास हैं, ये आपको याद रखना है। और भारत में जो वेटलैंड्स, जो आर्द्र भूमियां हैं, इनको कुल 8 भागों में बांटा गया है। आइए इन 8 भागों के बारे में जानते हैं। पहला, दक्षिण में दक्कन पठार के जलाशय और दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र की लेगून व अन्य आर्द्र भूमि, इनके केवल आपको नाम जानने हैं। उसके बाद राजस्थान, गुजरात, कच्छ की खार,
खारे जल वाली जो भूमि है ये भी वेटलैंड है। गुजरात, राजस्थान से पूर्व और मध्य प्रदेश की ताजा जल वाली झीलें व जलाशय। इसके साथ साथ भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्र भूमि व लगून, गंगा के मैदान में ताजा जल वाले कच्छ क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान व उत्तर पूर्वी भारत और हिमालय गिरिपथ के कच्छ एवं अनूप क्षेत्र, कश्मीर और लद्दाख की पर्वतीय झीलें और नदियां, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप चापों के मैंग्रोव वन और दूसरे आर्द्र क्षेत्र। यह मानचित्र आपको भारत की जो आर्द्र भूमि है, जो वेटलैंड साइट्स हैं, ये दर्शाता है। अब हम बात करते हैं मैंग्रोव वनों की। लवण कच्छ, ज्वारी संकरी खाड़ी, पंख मैदानी और ज्वारनदमुख के तटीय क्षेत्रों पर मैंग्रोव वन उगते हैं। 6.70 वर्ग किलोमीटर में ये फैले हुए हैं, जो विश्व का लगभग 7% भाग कवर करते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में ये मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा विकसित हैं। इसके साथ साथ महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदी के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, इसमें भी मैंग्रोव वन देखे जाते हैं। ये इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन है, भारत में कहाँ पर आपको मैंग्रोव वन दिखते हैं। गुजरात में, गोवा में सुंदरवन मैंग्रोव, पश्चिम बंगाल महानदी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा जो क्षेत्र हैं, इन सब में आपको मैंग्रोव वन दिखाई दे रहे हैं। ये एक मानचित्र है पूरे जो आपने जितने भी वनों के प्रकार पढ़े हैं उनको समझने के लिए। यहाँ पर हिंदी में है और यहाँ इंग्लिश में है। मैं आपको पहले भी मानचित्र दिखा चुकी हूँ। ये केवल एक तुलनात्मक अध्ययन के लिए है कि जितने भी प्रकार के वन हैं वो कहाँ कहाँ पर भारत में पाए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं भारत में वन आवरण की, फॉरेस्ट कवरेज की। तो राजस्व विभाग के अनुसार 23.28% पर वन आवरण मौजूद है। वन क्षेत्र व वास्तविक वन आवरण जो है ये अलग अलग टर्म्स हैं, इसको समझते हैं। वन क्षेत्र क्या है? राजस्व विभाग के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र है, चाहे वहां वृक्ष हो या ना हो, जबकि वन आवरण प्राकृतिक वनस्पति का झुरमुट है और वहां पर वास्तविक रूप में आप वो जो एरिया है वो वनों से ढका हुआ है। वन क्षेत्र राज्यों के राजस्व विभाग से प्राप्त होता है, जबकि वनावरण की पहचान आपको वायु चित्रों और उपग्रह के माध्यम से प्राप्त होता है। इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार वास्तविक वनावरण केवल 21.05% है, जिसमें 12.29% भाग पर सघन वन है और 8.75% पर विवृत वन पाए जाते हैं। ये आंकड़े हैं बच्चों जो आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं राज्यवार या क्षेत्रवार वन क्षेत्रों की कि कैसे कैसे भारत में ये डिफरेंट है। लक्षद्वीप वन क्षेत्र 0 है, जबकि अंडमान निकोबार में 86.93% तक वनावरण देखा जाता है। 10% से कम वन क्षेत्र वाले जो राज्य हैं वो हैं उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में स्थित हैं ज्यादातर, और ये राज्य राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। 10 से 20% में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, और 20 से 30% में प्रायद्वीपीय भारत में दादर और नगर हवेली, तमिलनाडु और गोवा को छोड़कर शेष सभी राज्य। वहीं 30% से अधिक में उत्तर पूर्वी राज्य। ये आपने जब मैप में भी देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि ज्यादातर जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है वो वनों से ढका हुआ है। अब बात करते हैं वास्तविक वनावरण से जुड़े आंकड़ों की। जम्मू कश्मीर में 9.5% से अंडमान निकोबार में 84.01%, 84.01% तक वास्तविक वनावरण है। वहीं 15 राज्यों में कुल भूमि के 33% से अधिक भाग पर वन है। वास्तविक वनावरण के अधीन क्षेत्र के आधार पर हमने राज्यों को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला, अधिक वन संकेंद्रण वाले राज्य जहां पर वन आवरण 40% से अधिक है। मध्यम वन संकेंद्रण वाले प्रदेश जहां पर वन आवरण 20 से 40% है। कम वन संकेंद्रण वाले प्रदेश वहां पर वन आवरण 10 से 20% है, और अति कम वन संकेंद्रण वाले प्रदेश जो हैं उनमें जो वन आवरण का प्रतिशत है वो 10 से भी कम। अब बात करते हैं वन संरक्षण की। वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की गई, जिसे 1988 में फिर संशोधित किया गया। इस नीति के अनुसार सरकार सतत पोषणीय वन प्रबंधन पर बल देगी और इसके साथ साथ वन संसाधन का संरक्षण
व विकास की भी बात की गई। और इसमें जो सबसे जरूरी चीज थी वो ये थी कि स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा और इसके साथ साथ वन संरक्षण की बात कही गई। इसी परिप्रेक्ष्य में आगे फिर गवर्नमेंट ने वन नीति बनाई, फॉरेस्ट पॉलिसी डेवलप की और उसके उद्देश्य क्या क्या है ये हम जानते हैं। नई वन नीति के अनुसार सरकार सतत पोषणीय वन प्रबंधन पर बल देती है, जिससे एक ओर वन संसाधनों का संरक्षण व विकास किया जाएगा और दूसरी ओर वनों से स्थानीय आवश्यकता की भी पूर्ति की जाएगी। जो हमने अभी कहा था कि लोगों की स्थानीय आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए हमें वन संरक्षण करना है। देश में 33% भाग पर वन लगाना, जो वर्तमान राष्ट्रीय स्तर से 6% अधिक है। पर्यावरण असंतुलन समाप्त करने के लिए वन लगाने पर बल देना। इसके साथ साथ देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवांशिक पूल का संरक्षण करना। फिर पेड़ लगाने को बढ़ावा देना तथा पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना, जिसमें महिलाओं को भी शामिल करना। और जो आखिरी उद्देश्य था वह था सामाजिक वानिकी कार्यक्रम चलाना, जिससे ऊसर भूमि का उपयोग वनों को उगाने के लिए किया जा सके। बच्चों, अभी हम समझेंगे कि सामाजिक वानिकी टर्म से क्या मतलब है। आइए अब समझते हैं सामाजिक वानिकी का क्या अर्थ है। पर्यावरण, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध और सुरक्षा और इसके साथ साथ ऊसर भूमि पर जो वन रोपण है उसे हम कहते हैं सामाजिक वानिकी। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976-1979 ने सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में बांटा: शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। शहरी वानिकी से क्या तात्पर्य है? जब आप शहरों के इर्द गिर्द जो निजी और सार्वजनिक भूमि है उस पर जब आप वृक्ष लगा रहे हो तो इसे हमने टर्म दिया सामाजिक वानिकी का। वहीं ग्रामीण वानिकी को 2 भागों में बांटा गया: कृषि वानिकी और समुदाय वानिकी। तो कृषि वानिकी में कृषि योग्य और बंजर दोनों प्रकार की भूमि पर पेड़ और फसल एक साथ लगाने को प्रमोट किया गया कि आप पेड़ भी लगाइए और फसल भी उगाइए एक साथ। वहीं समुदाय वानिकी में सार्वजनिक भूमि जैसे गांव, चरागाह, मंदिर भूमि या जो विद्यालय की भूमि है या सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाना, इसे सामुदायिक वानिकी का नाम दिया गया। वहीं फार्म वानिकी से तात्पर्य ऐसे पेड़ों को लगाना जिनका व्यापारिक महत्व है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वन विभाग जगह जगह निःशुल्क पेड़ों का भी वितरण करता है। अब इसी संदर्भ में हम आगे बात करेंगे वन्य प्राणियों की, जिसको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ। तो विश्व के ज्ञात पौधों और प्राणियों की किस्मों में से 4 से 5% किस्में जो हैं वो भारत में है। परंतु भारत में धीरे धीरे जो ये वाइल्ड लाइफ या वन्य प्राणी थे इनकी संख्या घटने लगी और इनकी संख्या कम होने के कारण क्या है? बड़े ही वैसे कारण है कि जैसे जैसे आप औद्योगिक और तकनीकी विकास करने लगे, आपने सबसे पहले क्या किया? आपने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपने पेड़ काटने शुरू कर दिए। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो वनों को हुआ कि वनों की कटाई होने लगी फैक्ट्रियों को स्थापित करने के लिए। इसके साथ साथ खेती, बस्ती, सड़क, खदान, जलाशय बनाने के लिए भी वनों को काटा जाने लगा। फिर चारे के लिए, ईंधन के लिए, इमारती लकड़ी के लिए, इन सब आवश्यकताओं की पूर्तियों के लिए भी वनों को काटा गया। इसके साथ साथ बहुत से लोगों का शौक है शिकार करने का। तो शिकार करने के लिए भी लोगों ने धीरे धीरे क्या किया? इन वन्य प्राणियों को मारना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ चारागाह की खोज में भी जो फॉरेस्ट थे वो कटते गए और इन वन प्राणियों के जो घर थे वो नष्ट होते गए। और जो आखिरी कारण है वो है एक नेचुरल डिजास्टर, जिसको हम कहते हैं जंगल में आग लगना। जंगल में आग लगने से जब जंगलों का विनाश हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि जो ये वन्य प्राणी हैं इनके घरों को, इनके हैबिटेट को नुकसान पहुंचता है। तो अब वन्य प्राणियों के बचाव के लिए भी सरकार ने फिर कुछ कदम उठाए। तो वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में पास हुआ और इसके उद्देश्य थे कि इस अधिनियम के तहत अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना और दूसरा उद्देश्य नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करना। इस अधिनियम को 1991 में फिर संशोधित किया गया और इसमें कठोर सजा का प्रावधान किया गया और इसके साथ साथ ये कहा गया कि जो पेड़ या पौधे या जो वन्य प्रजातियां संकटापन्न हैं उनका संरक्षण तय किया जाना चाहिए।
आंकड़ों की बात करें तो देश में वर्तमान में 103 नेशनल पार्क और 535 वन्य प्राणी अभय वन हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट टाइगर एलिफेंट 1992 इसी वन्य प्राणी संरक्षण के तहत दो प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया था। इसमें प्रोजेक्ट टाइगर में बाघों की संख्या का स्तर बढ़ाया गया। शुरू में 9 बाघ नीचियों में 16,339 वर्ग किलोमीटर का एरिया था, जो बाद में बढ़कर 44 करोड़ बाघ नीचियों में लगभग बढ़कर 36,988.28 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच गया। और इस प्रोजेक्ट की जो पहुंच थी वह 17 राज्यों तक जा चुकी थी। 2006 में बाघों की संख्या 1411 से बढ़कर 2010 में 1706 हो गई। जो अन्य परियोजनाएं वन्य प्राणी संरक्षण से रिलेटेड चलाई गई वो थी मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, हंगुल व हिमालय कस्तूरी परियोजना। आइए जानते हैं अब जीव मंडल निचय या बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहा जाता है। ऐसे आरक्षित क्षेत्र जो विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। इन जीव मंडल निचयों के कुछ उद्देश्य हैं जो हम अभी समझेंगे। भारत में 18 जीव मंडल निचय हैं जिनमें से 10 यूनेस्को द्वारा जीव मंडल निचय विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त हैं। अब अगर जीव मंडल निचयों के उद्देश्यों की बात करें तो 3 उद्देश्य हैं: संरक्षण, विकास और व्यवस्था। संरक्षण जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण से तात्पर्य है। वहीं विकास की बात करें तो पर्यावरण और विकास का मेलजोल करना ही डेवलपमेंट कहला रहा है। और व्यवस्था की बात करें तो अनुसंधान और देखरेख के लिए जो एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार किया जाता है ये व्यवस्था के अंतर्गत आता है। भारत में यदि जीव मंडल निचयों के वितरण की बात करें तो ये मैप आपको जो डिफरेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं ये दर्शाता है। जैसे नंदा देवी, नीलगिरी, कुछ एक इसकी पूरी सूची आपकी किताब में दी गई है। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा वितरण भी जानना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर आपको मिलते हैं। मुख्यतः नंदा देवी, पंचमढ़ी, कच्छ, नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, अगस्त मलय और कंचनजंगा ये मुख्य बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ये पूरी सूची है जो आपकी किताब में दी गई है। पूरी 18 जीव मंडल निचयों की सूची है जो आपकी किताब में है। इसके नाम आपको जानना जरूरी है। अब जो 4 मुख्य जीव मंडल निचय जिनका आपकी किताब में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसको समझ लेते हैं। नीलगिरी जीव मंडल निचय यह आरक्षित क्षेत्र 1986 में स्थापित किया गया था और ये भारत का सबसे पहला जीव मंडल निचय है। इस निचय में कुछ क्षेत्र जैसे वायनाड, नगरहोल, बांदीपुर, मदीमली, लिंबूर ये सारे एरियाज आते हैं। इसके साथ साथ नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली और सिद्धानी की पहाड़ियां भी इसमें शामिल हैं। इसका जो टोटल एरिया है वो है 5,520 वर्ग किलोमीटर। इसके साथ साथ जो दूसरा है वो है नंदा देवी जीव मंडल निचय जिसका लोकेशन उत्तराखंड में है और जो मुख्य जिले हैं वो है पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, अल्मोड़ा, वो इस बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हैं। और इस बायोस्फीयर रिजर्व में मुख्यतः जो वन्य जीव रहते हैं वो है हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम मुर्गा, बाज और काला बाज इत्यादि। जो तीसरा जीव मंडल निचय है वो है सुंदरवन जीव मंडल निचय। यह पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के दलदली डेल्टा पर स्थित है और इस बायोस्फीयर रिजर्व का जो टोटल एरिया है वो है 9,630 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर मैंग्रोव वृक्ष, लवणीय और ताजा जल प्राप्त है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो मुख्य वन्य प्राणी पाए जाते हैं वो है बाघ, चीतल, भौंकने वाला मृग, जंगली सुअर जैसे जो दुर्लभ जीव हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। जो आखिरी जीव मंडल निचय आपको जिसके बारे में जानना है वो है मन्नार की खाड़ी का जीव मंडल निचय। यह निचय लगभग 1,05,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। समुद्री जीव विविधता के मामले में यह क्षेत्र विश्व के सबसे धनी क्षेत्रों में से एक है। ये आपको याद रखना है कि जो मन्नार की खाड़ी का जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये विश्व में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। और इस जीव मंडल निचय में 21 द्वीप हैं
और इन पर अनेक ज्वालामुख पुलिन, तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घासें, प्रवाल द्वीप, लवणी अनूप और मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो बच्चों, ये 4 जो जीव मंडल निचय है, इनके बारे में आपको जानना था और इसके साथ साथ पाठ यही समाप्त होता है। पाठ समाप्त करने से पहले मैं एक बार आपको फिर से शॉर्ट में ये बताऊंगी कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। बच्चों, सबसे पहले हमने जाना कि प्राकृतिक वनस्पति का क्या अभिप्राय है। इसके बाद हमने जो 5 वनों के प्रकार थे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय कांटेदार, पर्वतीय वन, वेलांचली और सदाबहार व अर्ध सदाबहार वनों के बारे में जाना। और इसके साथ साथ हमने जितने भी वनों के प्रकार थे, इन सबकी हमने विशेषताओं को जाना और इसके साथ साथ मैप के माध्यम से हमने इसके वितरण को भी समझने की कोशिश की। तो यहाँ तक तो वनों के प्रकार। उसके बाद हमने ये जाना कि जो भारत की आर्द्रभूमि 8 भागों में बांटी गई है और इन आर्द्रभूमियों में कौन कौन सी आर्द्रभूमि सम्मिलित है, ये हमने जाना। इसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने समझा। उसके बाद जो आखिरी जो वन था, उसमें मैंग्रोव वन हम किसे कह रहे हैं, ये भी हमने समझा। उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने जाना मैप पर, और सारे वनों का जो वितरण होता है भारत के मानचित्र पर, ये हमने देखा। इसके साथ साथ हमने कुछ टर्म्स कि वन क्षेत्र और वन आवरण किसे कहा जाता है, ये समझा। उसका क्षेत्रवार वितरण देखा भारत में, और 4 राज्यों में इसको किस प्रकार बांटा जाता है वन आवरण के हिसाब से, ये समझा। वन संरक्षण व वन नीति के उद्देश्यों को जाना, और जो वन्य प्राणी से संबंधित जितने भी नियम थे उनको भी जाना, और ये जाना कि सामाजिक वानिकी हम किसे कहते हैं और इसको कितने भागों में बांटा गया है। इसके साथ साथ हमने आखिर में जो बात की, वो हमने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात की, और फिर सबसे आखिर में हमने ये जाना कि जीव मंडल निचय किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के भारत में हैं, ये हमने समझा। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।